दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले भाग में हमने भाग 1 देखा। भाग 1 के अंदर हमने रायमल तक का इतिहास देखा और आगे हम देखेंगे महाराणा सांगा से। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं महाराणा सांगा के चित्र के बारे में। तो इसको हम जूम करके पहले हेडिंग बता देते हैं, उसके बाद हम आपको महाराणा सांगा के चित्र को जूम करके दिखाएंगे। इनमें आप देख सकते हैं महाराणा सांगा के कि एक आँख नहीं है, दूसरा इनके एक हाथ नहीं है, लेकिन ये वीर थे, अर्थात इनको सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। अर्थात एक भी जगह उनकी ऐसी नहीं है जो उनके सैनिक रूप की प्रशंसा नहीं करती हो। तो इसके आगे हम आज की शुरुआत करते हैं महाराणा सांगा के प्रताप से। अर्थात महाराणा सांगा रायमल का बेटा था। महाराणा सांगा जी क्या थे? रायमल के बेटे थे। सेवंतरी नामक गांव में रूपनारायण मंदिर के पास बिदा जेत बलोत ने महाराणा सांगा की रक्षा की थी। अर्थात जब उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था तब उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज और अन्य के बीच में एक उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था। तो रूपनारायण मंदिर के पास में जो बिदा जेत मलोत थे, उन्होंने महाराणा सांगा की रक्षा की थी। सेवंतरी गांव राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक गांव है। श्रीनगर के करमचंद पवार ने भी महाराणा सांगा को शरण दी थी, अर्थात उनको बचाया था। श्रीनगर राजस्थान के अजमेर जिले में एक इस जगह का नाम है। यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। रायमल की मृत्यु के बाद महाराणा सांगा मेवाड़ का राजा बनता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। फिर दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली, महाराणा सांगा के राज तिलक के समय दिल्ली का राजा कौन था? सिकंदर लोदी। दिल्ली का राजा कौन था? सिकंदर लोदी। मालवा मध्य प्रदेश की बात करते हैं। राणा सांगा के राज तिलक के समय मालवा का राजा था नासिर शाह। गुजरात का राजा था उस समय महमूद बिगड़ा। अर्थात महमूद बिगड़ा क्या थे? उस समय गुजरात के राजा थे। महाराणा सांगा का संबंध अनेक युद्धों से था, तो उन युद्धों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले होता है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अर्थात खातौली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। खातौली का युद्ध 1517 में खातौली नाम के स्थान पर लड़ा गया था। खातौली राजस्थान के कोटा में स्थित एक जगह का नाम है। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा की जीत हुई थी, अर्थात महाराणा सांगा की जीत हुई थी खातौली के युद्ध में। अगले युद्ध के बारे में बात करते हैं हम। बाड़ी के युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो बाड़ी का युद्ध क्या कहता है? बाड़ी का युद्ध महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाड़ी का युद्ध क्या है? महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाड़ी का युद्ध 1518 में बाड़ी नामक स्थान पे लड़ा गया था। बाड़ी राजस्थान के धौलपुर जिले में एक इस जगह का नाम है। बाड़ी के युद्ध में महाराणा सांगा की जीत हुई थी। इसके बाद हम अन्य युद्ध के बारे में बात करते हैं। यह युद्ध है गागरोन का युद्ध, जो 1519 में लड़ा गया था। गागरोन का युद्ध 1519 में लड़ा गया था। गागरोन राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक जगह का नाम है। एक जगह का नाम क्या है? झालावाड़ में गागरोन। तो गागरोन का युद्ध 1519 में लड़ा गया था। गागरोन का युद्ध महाराणा सांगा और मालवा के राजा महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। गागरोन का युद्ध क्या है? महाराणा सांगा और मालवा के राजा महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। गागरोन की युद्ध की बात करें तो गागरोन का युद्ध 1519 में गागरोन नामक स्थान पे लड़ा गया था। गागरोन के युद्ध में भी महाराणा सांगा की जीत हुई थी। हरिदास चारण की बात करें तो हरिदास चारण ने महमूद खिलजी को द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया था। महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार करने के उपलक्ष्य में महाराणा सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव भेंट किए थे। अर्थात हरिदास चारण को 12 गांव उपहार स्वरूप महाराणा सांगा ने दिए थे हरिदास चारण को। क्यों? क्योंकि उन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया था। अब बात करते हैं यह युद्ध हुआ ही क्यों, अर्थात गागरोन का युद्ध होने के पीछे क्या कारण थे। ये थोड़ी सी नंबरिंग गलत हो गई है। इसमें गागरोन के युद्ध के क्या कारण थे? अर्थात महाराणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसमें ये 1, ये 2 और ये 3 इस तरह नंबरिंग चलेगी, तो ये गलत हो गई है। तो हम बात करें तो आगे बात करते हैं। मेवाड़ और मालवा दोनों लंबे समय से दोनों में दुश्मनी चली आ रही थी। अर्थात
राणा सांगा के समय से ही, राणा सांगा क्या, महाराणा कुंभा के समय से ही इसमें दुश्मनी चली आ रही थी मालवा और मेवाड़ के बीच में। महाराणा सांगा क्या है, चंदेरी जो मालवा में है उनकी मेदिनी राय की सहायता कर रहा था। मालवा में एक जगह है चंदेरी, वहाँ के जो मेदिनी राय थे उनकी सहायता महाराणा सांगा कर रहा था। मेदिनी राय महमूद खिलजी द्वितीय का विद्रोही था, अर्थात मेदिनी राय महमूद खिलजी द्वितीय से विद्रोह कर देता है और मेदिनी राय की सहायता कौन कर रहा है, महाराणा सांगा। तथा महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को झालावाड़ का गागरोन किला सहायता में दे दिया था। तो स्थिति आप समझ सकते हैं। तो ये युद्ध की स्थिति होनी ही थी, क्योंकि महमूद खिलजी द्वितीय का विद्रोही था मेदिनी राय की सहायता कर रहा था महाराणा सांगा क्या करते हैं, झालावाड़ का जो गागरोन किला है वो मेदिनी राय को दे देता है। तो इससे नाराज होकर महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब युद्ध की बात करते हैं, इडर के युद्ध के बारे में बात करते हैं अगले युद्ध में। अगला युद्ध है इडर का युद्ध, जो 1520 के अंदर लड़ा गया था। इडर गुजरात में एक जगह है। इडर का युद्ध 1520 में गुजरात की इडर नामक स्थान पर लड़ा गया था। इडर का युद्ध महाराणा सांगा और मुजफ्फर शाह सेकंड के मध्य लड़ा गया था। इडर के युद्ध में महाराणा सांगा की जीत हुई। इडर के युद्ध में क्या हुआ था, महाराणा सांगा की जीत हुई थी। इडर के युद्ध के क्या कारण थे? कभी कभी परीक्षा में अर्थात RS मेंस जैसी परीक्षाओं में इडर के युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है कि इडर के युद्ध के क्या कारण थे। कारणों की बात करें तो महाराणा सांगा और मुजफ्फर शाह सेकंड दोनों अपने साम्राज्य के विस्तार करना चाहते थे। यदि मेंस परीक्षा में किसी भी युद्ध का कोई कारण पूछा जाए तो उसमें पहला कारण तो यही होता है कि सभी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और विस्तार में जो अड़चन पैदा करते थे उनके बीच में युद्ध हुआ करता था। मेवाड़ तथा गुजरात में नागौर को लेकर लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, महाराणा कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसी वजह से मेवाड़ और गुजरात में नागौर को लेकर हमेशा से दुश्मनी चली आ रही थी। मुजफ्फर शाह सेकंड महाराणा सांगा के खिलाफ महमूद खिलजी सेकंड की सहायता कर रहा था। अर्थात मुजफ्फर शाह सेकंड क्या कर रहा था, जो अभी युद्ध हुआ था हमने देखा था, तो उसमें क्या है, जो युद्ध हुआ था ना गागरोन का युद्ध, उसमें क्या कर रहा था, जो ये महमूद खिलजी सेकंड की सहायता कौन कर रहा था, मुजफ्फर शाह सेकंड। किसके खिलाफ, महाराणा सांगा के खिलाफ। अगला है इडर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष था। इडर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष था, अर्थात इडर के उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए महाराणा सांगा रायमल की सहायता कर रहा था और मुजफ्फर शाह सेकंड भारमल की सहायता कर रहा था। अर्थात जो भारमल और रायमल इनके बीच में जो इडर का उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, जिसमें दोनों पार्टियां अलग अलग लोगों को समर्थन कर रही थी। अर्थात जो राणा सांगा तो रायमल की सहायता कर रहा था और मुजफ्फर शाह सेकंड भारमल की सहायता कर रहा था। अब आते हैं ऐसा युद्ध जो भारत का इतिहास बदल देगा। जिस युद्ध के बाद में भारत का इतिहास पूर्ण रूप से बदलने वाला है, तो उस युद्ध के बारे में बात करते हैं। वहाँ से शुरुआत होती है बयाना के युद्ध से। बयाना का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। बयाना भरतपुर में एक जगह के नाम है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को बयाना नामक जगह पे लड़ा गया था। बयाना का युद्ध महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक बाबर के मध्य लड़ा गया था। अर्थात अब बाबर अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, क्योंकि उसने पानीपत का युद्ध तो लड़ लिया है और जीत भी लिया है। तो उसके बाद वह राणा सांगा की तरफ नज़र करता है और उसके बाद पहला युद्ध लड़ता है बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक बाबर के मध्य युद्ध होता है। बयाना के युद्ध के समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। अर्थात बयाना के किले पर किसका नियंत्रण था, मेहंदी ख्वाजा का। बयाना का किला राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा की जीत होती है। बयाना के युद्ध में बाबर का सेनापति कौन था, सुल्तान मिर्जा। अर्थात सुल्तान मिर्जा बयाना के युद्ध में बाबर के सेनापति थे। अब इस क्रम में अगले युद्ध के बारे में बात करें तो खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। खानवा राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक जगह का नाम है। अर्थात भरतपुर में एक जगह का नाम है, कौन सा, खानवा। वहाँ पे ये खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। और खानवा का युद्ध भी हमारे बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा नामक जगह पे लड़ा गया था। एक पुस्तक है वीर विनोद। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, कवि राजा श्यामल दास जी के अनुसार। ठीक है, तो वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है, कवि राजा श्यामल दास जी। पहले भी हमने इस पुस्तक का जिक्र किया था पिछले वाले पार्ट में। कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार हमने क्या देखा था कि मेवाड़ के जो 84 किले हैं उसमें से 32 किलों का निर्माण
राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। यह बात हमने पिछले पार्ट में भी देखी थी। तो इसी पुस्तक के अनुसार देखें तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था, जबकि अन्य एनसीईआरटी की पुस्तकों में 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और दिल्ली के शासक बाबर के मध्य हुआ था। पिछले युद्ध में अर्थात बयाना के युद्ध में राणा सांगा से बाबर हार जाता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता और अगला युद्ध पूरी तैयारी के साथ अगले साल अर्थात 1527 में लड़ता है। खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, अर्थात वह जीतना ही चाहता था। अर्थात जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। जिहाद का अर्थ क्या होता है? धर्म युद्ध की घोषणा करता है, अर्थात वह अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए इस युद्ध को क्या नाम देता है कि यह युद्ध है धर्म युद्ध, अर्थात हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ा जाने वाला एक धर्म युद्ध है। तथा मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा देता है, अर्थात ये कहता है कि यदि मैं ये युद्ध जीत जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जितने मुस्लिम व्यापारी है उन पर लगने वाला तमगा नामक कर को कभी नहीं लूँगा। साथ ही साथ खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने शराब नहीं पीने की कसम ली थी, अर्थात एक वो होता है ना कि जिसमें आप यदि कुछ चाहते हो तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो बाबर भी इसी तरह की मन्नत मांगता है कि यदि ये युद्ध जीत जाता है तो वह शराब कभी भी नहीं पिएगा। इस प्रकार की वो कसम खाता है। महाराणा सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखा और सभी राजाओं को पत्र लिख के युद्ध के अंदर बुलाया। कुछ राजा आए, कुछ राजा नहीं आए। तो हम बात करते हैं कौन कौन से राजा ने खानवा के युद्ध में बाबर की सहायता की। बाबर की सहायता के लिए कौन कौन कहाँ से आए? आमेर से तो हमारे पृथ्वीराज जी आए थे, मारवाड़ से मालदेव आए, जबकि उस समय राजा गंगा हुआ करते थे। उनके बेटे थे राव मालदेव, जिनकी पत्नी रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, उमादेव, वही मालदेव है। जिन्होंने शेरशाह सूरी के समय एक युद्ध लड़ा था, गिरिसुमेल का युद्ध, ये वही मालदेव है, आप याद रखिएगा। बीकानेर के राजा थे हमारे कल्याणमल, अर्थात राजा तो हमारे जैतसी थे, लेकिन जैतसी के स्थान पर कौन आता है? कल्याणमल, उनका बेटा, जो अकबर के शरण में चला जाता है बाद में। मेड़ता से आते हैं हमारे वीरमदेव, ईडर से आते हैं भारमल, क्योंकि राणा सांगा ने भारमल का साथ दिया था। चंदेरी से आता है मेदिनी राय, क्योंकि चंदेरी में मेदिनी राय थे, तो मेदिनी राय को गागरों का किला दिया था झालावाड़ का, इसलिए मेदिनी राय आता है। सिरोही से आते हैं अक्खीराज देवड़ा, वागड़ से आते हैं उदय सिंह, देवलिया से कौन आते हैं? बाघ सिंह, देवलिया से आते हैं बाघ सिंह, प्रतापगढ़ देवलिया में पड़ता है, वहाँ से आते हैं बाघ सिंह। सलुम्बर जो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, वहाँ से आता है रतन सिंह चुंडावत। आपको याद हो रतन सिंह चुंडावत के बारे में? तो रतन सिंह चुंडावत कौन थे? रतन सिंह चुंडावत वही थे जिनके लिए सेनानी नामक कहानी प्रसिद्ध थी, वही सलुम्बर है ये। फिर आते सादरी चित्तौड़गढ़ से आते हैं झाला अज्जा, और मेवात अलवर से आते हैं हसन का मेवाती। तो इस तरह कुछ राजा या सामंत जो मेवाड़ की तरफ से अर्थात खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। खानवा का युद्ध होता है, खानवा के युद्ध में घायल हो जाता है कौन? राणा सांगा। तो घायल होने के कारण युद्ध भूमि को छोड़ के उनको जाना पड़ता है, क्योंकि यही रिवाज था, यदि राजा या मैन शासक युद्ध में मारा जाता है तो युद्ध वहीं ख़त्म मान लिया जाएगा और युद्ध को हारा हुआ मान लिया जाएगा। तो इस तरह से यह तय किया जाता था, यदि कोई मैन राजा यदि घायल हो जाता था तो उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता था। तो जब ये युद्ध होता है तो उसमें राणा सांगा घायल हो जाते हैं, महाराणा सांगा घायल हो जाते तो उनको युद्ध भूमि को छोड़ के जाना पड़ेगा। अतः सादड़ी के जो झाला अज्जा थे उन्होंने राणा सांगा की वेशभूषा धारण की और युद्ध का नेतृत्व किया। अंत में खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। खानवा के युद्ध की जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, अर्थात ये याद रखना, खानवा के युद्ध के बाद या खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। एक नीति होती है, एक शब्द आता है पाती पर्वन की रीति, किसे कहते हैं? अर्थात राजा के द्वारा युद्ध में अन्य राजाओं को सहायता के लिए बुलाया जाता है और उसके लिए एक पत्र लिखा जाता है, जिसे पाती पर्वन की नीति या पाती पर्वन कहते थे। अर्थात एक बड़ा राजा जब अन्य युद्ध करता था तो अपने आसपास के जितने भी राजा होते थे उनको अपने साथ देने के लिए युद्ध में बुलाता था, और बुलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता था उस पत्र को पाती पर्वन कहा जाता था। अब आगे बात करते खानवा का युद्ध हुआ ही क्यों?
खानवा के युद्ध होने के क्या कारण थे। हम प्रत्येक युद्ध के होने के कारणों में सबसे पहला कारण क्या गिनते हैं कि दोनों के दोनों राजा अपने अपने इस क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। इसमें भी नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है। नंबरिंग में जैसे 1 से गिनेंगे, 2 इस तरह गिनेंगे। तो महाराणा सांगा और बाबर दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। महाराणा सांगा दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता था, तो बाबर गुजरात की तरफ जाना चाहता था। बढ़ते बढ़ते महाराणा सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। आगे महाराणा सांगा ने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर भी अधिकार कर लिया था, तो इसलिए बाबर उससे नाराज़ था। लेकिन बाबर की नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ता है। उस समय महाराणा सांगा एक प्रतापी शासक था। महाराणा सांगा अफगानों के नेता महमूद लोदी के साथ गठबंधन बना रहा था। महाराणा सांगा क्या कर रहा था, अफगानों के एक नेता थे महमूद लोदी, उसके साथ गठबंधन बना रहा था। और महमूद लोदी कौन था, इब्राहिम लोदी का भाई। अब हमें याद होना चाहिए इब्राहिम लोदी का भाई था। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर ही दिल्ली का शासक बनता है। और इब्राहिम लोदी का भाई कौन था, महमूद लोदी। और महमूद लोदी से गठबंधन कौन बना रहा था, महाराणा सांगा। इसलिए ये युद्ध होना तो तय ही था। बाबर ने महाराणा सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वादा खिलाफी का आरोप का अर्थात कि दिल्ली के शासक थे उस टाइम इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त से हटाने के लिए ये सब ऐसा माना जाता है कि बाबर को राणा सांगा ने न्योता दिया था। और राणा सांगा ने न्योता दिया था, और जब पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध होता है, तो पानीपत के युद्ध में बाबर राणा सांगा से सहायता मांगता है, अर्थात सहायता के लिए राणा सांगा को बुलाता है, लेकिन राणा सांगा सहायता नहीं करता और आने से मना कर देता है। इसे वादा खिलाफी भी कह सकते हैं। तो इस वादा खिलाफी के आरोप की वजह से बाबर राणा सांगा से नाराज़ हो जाता है और दोनों के बीच में युद्ध होता है। कुछ तरह यह सास बहू की तरह लगता है। सास बहू से नाराज़ है, बहू सास से नाराज़ है, और दोनों में युद्ध होता है। खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बारे में बात करें तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है। राणा सांगा की हार के क्या कारण थे। महाराणा सांगा की सेना में एकता की कमी थी, अर्थात महाराणा सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। इसलिए उनको अलग अलग सेनापति अलग अलग दिशा निर्देश देते थे, जिसमें वह कन्फ्यूज हो जाते थे कि किस तरफ से लड़ना है और किसके आदेशों को लेना है। बयाना के युद्ध के बाद महाराणा सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। अर्थात बयाना के युद्ध में राणा सांगा की जीत होती है और बाबर भाग जाता है, लेकिन राणा सांगा उसका पीछा नहीं करता और उसको मारता नहीं है। इस वजह से बाबर को अपनी तैयारी का समय मिल जाता है और वह पूरे दमखम से अगले साल खानवा के युद्ध में आक्रमण करता है। घायल होने के बावजूद भी महाराणा सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया था। अर्थात महाराणा सांगा घायल था, फिर भी वह युद्ध लड़ता रहा। महाराणा सांगा के कुछ साथियों ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। अर्थात शुरू में आए तो महाराणा सांगा का साथ देने के लिए थे, लेकिन बीच युद्ध में वह महाराणा सांगा का साथ छोड़ के बाबर की तरफ मिल गए थे और वो बाबर से जाके मिल जाते हैं। और ऐसे कौन कौन थे, रायसीन मध्य प्रदेश का सलदी कंवर, जो सलदी कंवर था मध्य प्रदेश का, कौन, रायसीन नामक जगह का शासक था कौन, सलदी कंवर। और नागौर का था खानजादे मुस्लिम। ये सब क्या थे कि बाबर की तरफ जाके मिल जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात करें तो बाबर ने पहली बार भारत में तोपखाने का प्रयोग किया था, जबकि भारतीय शासक तोपखाने के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। बाबर की तुलगुमा पद्धति के बारे में भी भारतीय शासकों को ज्ञान नहीं था। और तुलगुमा पद्धति के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय शासक किस प्रकार लड़ते थे। कि जैसे सामने वाली सेना, ये एक सेना है, भारत वालों की सेना ये है, तो ये सीधे सारे सैनिकों को एक साथ खड़े करते थे और जब आक्रमण बोला जाता था तो सारे के सारे सैनिक सामने आते थे और सीधे लड़ना शुरू कर देते थे, जिसमें हाथी घोड़े सभी एक साथ आक्रमण करते थे और दुश्मन सेना को हराने का प्रयास करते थे। ये भारतीय सेना की स्ट्रेटजी होती थी। लेकिन बाबर ने सबसे पहले आके एक तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया भारत के अंदर, जिसकी वजह से ये भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा सफल रही बाबर की नीतियों में। इस नीतियों में क्या होता है कि जैसे ये एक दुश्मन सेना है,
तो बाबर क्या करता था, अपनी टुकड़ियों को 4 भागों में बांट देता था। सबसे पहली टुकड़ी सामने होती थी। यह टुकड़ी क्या करती थी, सामने से दुश्मन सेना पर आक्रमण करती थी। आक्रमण करने के कुछ समय बाद अर्थात 5-7 घंटे के बाद यह आक्रमण खत्म होता था, जिसमें ये सेना इस सेना को थका देती थी। थोड़ी देर बाद हो सकता है यह सेना जीत जाए और इसके आक्रमण को विफल कर दे। बाबर 2 टुकड़ियां इसके बगल में तैयार रखता था। जैसे ही दुश्मन सेना थक जाती थी तो बगल से उसके ऊपर आक्रमण किया जाता था। तो थकी हुई सेना पर बाबर के द्वारा आक्रमण किया जाता था, तो थकी हुई सेना को हराना बहुत आसान होता था। यदि फिर भी वह दुश्मन सेना भारी पड़ती थी तो बाबर पीछे से एक सेना की टुकड़ी भी तैयार रखता था, जो अंत में उस दुश्मन सेना पर टूट पड़ती थी, और इस प्रकार वह दूसरी सेना को, बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा देता था। तो इस तरह की जो आक्रमण पद्धति थी उसे कहते हैं हमारे तुलगुमा युद्ध पद्धति। तो इस प्रकार बाबर भारतीय सेना को आसानी से हराने में सफल रहा। बाबर की सेना में घोड़ों का प्रयोग होता था, जबकि महाराणा सांगा की सेना में हाथियों का प्रयोग होता था। तो इसमें भी ये अंतर आता है कि बाबर की सेना में घोड़ों का प्रयोग होने से क्या फ़ायदा है। घोड़े तेज़ी से दौड़ते हैं, जबकि हाथी आराम आराम से चलते हैं, तो उस वजह से उनको हरा पाना आसान हो गया। बाबर की सेना ने महाराणा सांगा की सेना की अपेक्षा हल्के हथियार रखे थे, जबकि हमने म्यूज़ियम के अंदर जाके देखते हैं महाराणा सांगा की तलवार, महाराणा प्रताप की तलवार, महाराणा कुंभा की तलवार कितने किलो की है, 100 किलो की तलवार, 80 किलो की तलवार। तो जब वो चलाते होंगे तो उनको तो बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन जो तुर्क होते थे, तुर्कों की तलवार हम देखेंगे तो 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो या अधिक से अधिक 5 किलो की तलवार होती थी। उनको चला पाना बहुत तेज़ होता था। तो वो वही बात है, बाबर की सेना में महाराणा सांगा की सेना की तुलना में हल्के हथियार होते थे और उन्हें चलाने में वो सिद्धहस्त होते थे। अब बात करें खानवा के युद्ध में बाबर की जीत के क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से बाबर जीत जाता है। पहली बात करें तो खास बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था, जबकि भारतीय शासक तोपखाने के बारे में या बारूद के बारे में जानते ही नहीं थे। अर्थात बम फटते थे वो सोचते थे देवीय चमत्कार हो गया शायद। बाबर की जो तुलगुमा युद्ध पद्धति है यह विशेष युद्ध पद्धति थी, इसकी वजह से बाबर ने अनेक युद्ध जीते थे। बाबर की सेना में घोड़ों का प्रयोग होता था, जबकि महाराणा सांगा की सेना में हाथियों का प्रयोग होता था। अब बाबर की सेना में महाराणा सांगा की सेना की तुलना में हल्के हथियारों का प्रयोग होता था। अब बात करते हैं वही तुलगुमा युद्ध पद्धति की। तुलगुमा युद्ध पद्धति में सेना के द्वारा दुश्मन की सेना को 3 तरफ से आक्रमण किया जाता है, अर्थात आक्रमण करने की इस पद्धति को तुलगुमा युद्ध पद्धति कहते हैं। सामने से तो किया ही जाता है, बाकी 3 तरफ से, अगल बगल से, आगे पीछे से, तो इस तरह आक्रमण किया जाता है, जिस वजह से दुश्मन सेना को धराशायी किया जा सकता है कम सेना के सहारे भी। तो इसे तुलगुमा युद्ध पद्धति कहते हैं। अब हमने देख लिया कि तुलगुमा युद्ध पद्धति भी देख ली, खानवा का युद्ध भी देख लिया, और उसमें राणा सांगा जी भी तो हार गए और बाबर साहब जीत गए। लेकिन इससे यह युद्ध इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, ऐसा क्या हो गया इस युद्ध के कारण जिस वजह से यह युद्ध इतना इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसके महत्व के बारे में देखते हैं। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है, या फिर खानवा के युद्ध का क्या प्रभाव है। जो अफगान थे और राजपूत थे, इनको हराने के बाद बाबर के लिए भारत पर राज करना आसान हो गया, क्योंकि यही एक कुछ शक्तियाँ थी जो बाबर को पूरे भारत के अंदर साम्राज्य स्थापित करने में रोक सकती थी। लेकिन बाबर ने इन दोनों को हरा दिया है, अब उसको कोई भी रोक नहीं सकता था। खानवा का युद्ध अंतिम युद्ध था, जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं ने एकता दिखाई थी, अर्थात सभी राजा एक साथ मिलकर किसी विदेशी ताकत के खिलाफ लड़े थे। तो खानवा का युद्ध केवल अंतिम वो युद्ध था। महाराणा सांगा अंतिम राजपूत राजा थे जिसने दिल्ली को सीधी चुनौती दी थी। इसके बाद किसी भी राजा ने दिल्ली को सीधी चुनौती नहीं दी, अर्थात सीधी लड़ाई दिल्ली के शासक से कभी नहीं की। महाराणा सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा कभी नहीं बचे जिसमें हिंदू कला और संस्कृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अर्थात राजस्थान में राणा सांगा जैसे दोबारा शासक नहीं बने जो पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार से हिंदू परचम को लहरा सके। इस वजह से जो हिंदू कला और संस्कृति थी उसको नुकसान हुआ। खानवा के युद्ध में राजपूतों की जो सामरिक कमजोरियां थी वो सबके सामने आ गई, अर्थात जिनकी वजह से राजपूत हार सकते थे वो सभी को पता चल गई, और वो पता चलने के कारण अर्थात उनमें एकता नहीं है, वो अलग अलग राजाओं की तरह बात करते हैं, वीरता में हाथियों की बात करते हैं, भारी हथियार, तो ऐसे बातें थी सबके सामने आ गई। इस वजह से वो आगे सफल नहीं हो पाए।
खानवा के युद्ध ने मुगलों की राजपूतों की प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण कर दिया। बाद में अकबर ने इस संघर्ष को सहयोग में बदलने की नीति अपनाई। अर्थात अकबर से पहले सभी राजपूत और मुगल आपस में संघर्ष करते रहते थे, लेकिन अकबर ने इस संघर्ष की नीति को रोका और संघर्ष की जगह पे सहयोग की नीति को अपनाया। इस तरह से यह खानवा के युद्ध का प्रभाव रहा। अब बात करते हैं राणा सांगा के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कुछ छोटी परीक्षाओं में सीधे सीधे भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे बसवा दौसा में क्या हुआ। दौसा के बसवा नामक स्थान पर महाराणा सांगा का इलाज हुआ था। जब वह युद्ध से उनको निकाल लिया गया तो उनका इलाज कराया गया। इलाज कहाँ हुआ उनका? दौसा में एक बसवा नाम की जगह है, उस जगह पे राणा सांगा का इलाज हुआ था। फिर इरीच नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में इरीच नामक जगह पे क्या हुआ? जब उनमें उन्माद उत्पन्न हुआ, अर्थात वह बाबर को हराने के लिए बार बार हठ धर्मिता अपनाने लगे, तो उनको इरीच नामक जगह पे महाराणा सांगा को जहर दे दिया गया, क्योंकि अब शासक थक चुके थे विदेशी शक्तियों से लड़ने के कारण, बार बार लड़ने के कारण वो थक चुके थे। तो उन्होंने महाराणा सांगा को जहर दे दिया, क्योंकि वो अब लड़ना नहीं चाहते थे। फिर कालपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके बाद उत्तर प्रदेश के कालपी नामक जगह पर 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है, हाल ही में जिसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। कुछ समय पहले तक तो वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही थी, लेकिन कुछ समय पहले 2-3 साल पहले ही उसका जीर्णोद्धार कराया, अर्थात उसे अच्छी अवस्था में बनाया गया। अब बात करते हैं महाराणा सांगा को कुछ उपाधियाँ दी गई थी, जैसे हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावेश, अर्थात उस शरीर का कोई भी एक अंग नहीं है जो ये गवाही दे कि राणा सांगा सैनिक नहीं था, अर्थात अंग इसकी गवाही देता है कि महाराणा सांगा एक सैनिक थे, तो इसे कहते हैं सैनिकों का भग्नावेश। बाबर नामा के अनुसार महाराणा सांगा के दरबार में 7 तो राजा हुआ करते थे, 9 राव हुआ करते थे, 104 सरदार हुआ करते थे, अर्थात महाराणा सांगा एक प्रतापी राजा था। ये कौन मानता था? बाबर। और उन्होंने कैसे बताई ये बात? जो उनकी पुस्तक थी बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, उसमें यह बताया था उन्होंने। और हमने मध्यकालीन इतिहास के अंदर ये पढ़ा था कि बाबरनामा में बेहजाद नामक एक चित्रकार के बारे में भी बाबर ने बताया था, जिससे ये पता चलता बाबर चित्रकला में रुचि लेता था। अब बात करते हैं भोजराज की। भोजराज के बारे में तो सभी जानते हैं। भोजराज महाराणा सांगा का बेटा है, और इसके बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि वो मीराबाई के पति थे, अर्थात भोजराज की पत्नी कौन थी? मीराबाई। मीराबाई कौन थी? राणा सांगा की बहू। फिर रतन सिंह की बात करते हैं। रतन सिंह महाराणा सांगा का बेटा था। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का राजा कौन बनता है? रतन सिंह। रतन सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया जाता है। रतन सिंह बूंदी के राजा सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। लेकिन इसके बाद बात करते हैं विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य का पिता कौन था? महाराणा सांगा, अर्थात महाराणा सांगा का बेटा कौन था? विक्रमादित्य। इनका शासनकाल 1531 से 1536 तक रहा। विक्रमादित्य के माता का नाम था कर्मावती। यदि आपको कुछ याद आया कर्मावती के नाम से, शुरुआती कक्षाओं में हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता था कि अर्थात हुमायूं को राखी किसने भेजी थी, तो हमारा जवाब होता था रानी कर्मावती ने। ये वही कर्मावती है, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो विक्रमादित्य की माता का नाम क्या था? कर्मावती। विक्रमादित्य की संरक्षिका उसकी माता कर्मावती ही थी, अर्थात वह कम उम्र में थे जब उनके पिता महाराणा सांगा का देहांत हो गया था। 1533 में गुजरात के राजा बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उस समय महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। रतन सिंह सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था और विक्रमादित्य की उम्र कम थी और उसकी संरक्षिका कौन थी? कर्मावती। तो इस समय कोई भी एक प्रभावी शासक मेवाड़ का शासन नहीं चला रहा था। इस मौके को देखकर राजा बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया गुजरात के 1533 में। रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली, कहा कि आपको जो चाहिए हमसे ले लो, लेकिन आक्रमण मत करो। तो बहादुर शाह ने कहा कि हमें तो भैया रणथंभौर दे दो। तो रानी कर्मावती ने रणथंभौर का किला बहादुर शाह को दे दिया। लेकिन जिस शेर के मुंह खून लग जाता है वह कभी शांत नहीं होता है, वह दोबारा फिर हमला करता है एक बार हमला करने के बाद। तो 1533-34 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दोबारा आक्रमण कर दिया, क्योंकि अब उसे रणथंभौर का किला तो मिल ही गया था, लेकिन अब उसे पूरा मेवाड़
चाहिए था, लेकिन हमेशा जो चाहते हैं आपको वह चीज़ नहीं मिलती है। बहादुर शाह से युद्ध लड़ने के लिए रानी कर्मावती ने क्या किया, मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी और याद दिलाया कि राणा बाबर ने मुझे अपनी बेटी माना है, अगर मुझे बेटी माना है तो आप मेरे भाई हुए और आपको राखी की जो फ़र्ज़ है उसको निभाने के लिए आना पड़ेगा और अपनी बहन का घर को बचाना पड़ेगा, और सहायता के लिए मांग की। लेकिन हुमायूं आ नहीं पाता है क्योंकि वह अन्य युद्धों में उस समय व्यस्त होता है, और जब तक हुमायूं आता है तब तक ये युद्ध और साका संपन्न हो जाता है। इस वजह से हुमायूं सहायता नहीं कर पाता है, अर्थात हुमायूं जब तक सहायता करने के लिए आता है तब तक जो ये युद्ध है वो ख़त्म हो जाता है, अर्थात चित्तौड़ का दूसरा साका संपन्न हो जाता है। चित्तौड़ का दूसरे साके की बात करें 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। भीलवाड़ा से प्राप्त हुए पुर नामक ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी मिलती है, अर्थात रानी कर्मावती ने जो जौहर किया था वो भीलवाड़ा से जो पुर नामक ताम्रपत्र से कर्मावती के जौहर की जानकारी मिलती है। देवलिया जो प्रतापगढ़ में है, वहाँ के जो बाघ सिंह है ना, तो बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। बाघ सिंह को देवलिया का दीवान भी कहते हैं। बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ के किले में पांडुपोल दरवाजे के पास में स्थित है, अर्थात जब चित्तौड़गढ़ के किले में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे गेट आएंगे, पांडुपोल, भैरव पोल, राम पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, तो इस तरह बहुत सारे पोल आएंगे। उसमें एक पोल है पांडुपोल, उस दरवाजे के पास में है बाघ सिंह की छतरी। यदि आपको मौका मिले तो आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए देखने के लिए। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बना दिया गया। उस समय बनवीर को क्या किया, मेवाड़ का प्रशासक बना दिया गया। और बनवीर कौन था, जो उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज, उसकी दासी का बेटा कौन था, बनवीर। बनवीर ने क्या किया, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर ने क्या किया, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अभी आपको याद आएगा बनवीर, यदि आपने पुराना पहले से कुछ सुन रखा है, बनवीर आता है और चंदन अर्थात पन्नाधाय, तो यदि आपको वो कहानी याद है तो उसके अनुसार अब पन्नाधाय वाली स्टोरी अब सामने आती है। पन्नाधाय क्या करती है, अपने बेटे चंदन का बलिदान देती है और महाराणा सांगा के बेटे उदय सिंह को बचा लेती है। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। और आशा देवपुरा ने कुंभलगढ़ के किले में पन्नाधाय और उदय सिंह को शरण दी और उन्हें आगे पाला। तो इस तरह हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले चैप्टर पे आते हैं उदय सिंह के। अब उदय सिंह साहब बड़े हो गए, महाराणा उदय सिंह बड़े हो गए। उन्होंने मावली का युद्ध लड़ा 1540 में। मावली राजस्थान के उदयपुर में एक जगह का नाम है। मावली का युद्ध 1540 में उदय सिंह और बनवीर के बीच में लड़ा गया था। मावली का युद्ध क्या 1540 में उदय सिंह और बनवीर के बीच में लड़ा गया था। मावली के युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हराया था। मावली के युद्ध में क्या उदय सिंह ने बनवीर को हराया था। 1539 में उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की थी। 1539 में क्या हुआ, उदय सिंह ने क्या किया, उदयपुर की स्थापना की। उदयपुर में उदय सिंह ने उदय सागर झील और मोती मगरी महल का निर्माण करवाया था। लेकिन ये मोती मगरी महल अब थोड़े जर्जर अवस्था में है। ये कभी मौका मिले तो आप जाकर देख सकते हैं। 1567-68 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। यह आक्रमण की बात करते हैं 1567-68 में, जब अकबर ने आक्रमण किया किस पर, मेवाड़ पर, तो उदय सिंह भाग जाता है। भाग कर कहाँ चला जाता है, गिरवा की पहाड़ियों में जाकर छुप जाता है। गिरवा की पहाड़ियाँ अर्थात ये उदयपुर की पहाड़ियाँ, यह राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर पड़ेंगी। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पे, उदयपुर जिले में। अब जब उदय सिंह छुप कर गिरवा की पहाड़ियों में छुप जाता है तो उनके सेनापति थे जयमल और पत्ता सिसोदिया। तो ये जीजा साले थे, जीजा साले हैं। इन्होंने चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला कि हम अब चित्तौड़ के किले का मोर्चा हम संभालेंगे। तो जयमल मेड़ता नागौर का राजा था और 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। और पत्ता का नाम था फतेह सिंह चुंडावत और पत्ता आमेट का सामंत था। आमेट मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, अर्थात मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे। उसमें सलूमर
श्रेष्ठ था और बाकी 15 और थे, उनमें से आमेट भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आप बिजोली आंदोलन के अंदर उपरमाल का नाम सुनेंगे, उपरमाल भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। चित्तौड़ के तीसरे साके के बारे में बात करते हैं, जब अकबर का आक्रमण होता है। 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। फूल कंवर पत्ता सिसोदिया की रानी थी और जयमल मेड़ता ये जयमल की बहन थी। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जयमल ने कटला जी राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया, इसीलिए कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है, क्योंकि जब ये देखते हैं तो एक देवता की सी अनुभूति होती है। और पत्ता की छतरी की बात करें तो पत्ता की छतरी चित्तौड़गढ़ के किले में रामपोल दरवाजे के पास स्थित है। अभी हमने देखा था पांडुपोल दरवाजे के पास में छतरी स्थित थी। जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी की बात करें, बाघ सिंह की छतरी स्थित थी, जैसा कि हमने अभी बताया था। देवले के सामंत थे बाघ सिंह, देवले के शासक थे बाघ सिंह, तो उनकी छतरी थी। जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियों के बारे में बात करें, जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ चित्तौड़गढ़ किले में हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच में स्थित है, जैसा कि हम बता रहे थे। तो यदि आपको चित्तौड़गढ़ किला देखने का मौका मिले तो इन छतरियों के बारे में एक बार ज़रूर पता करें और उनको जो वीर थे इनकी शहादत को सराहें। 25 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 से ज़्यादा लोगों को कत्लेआम कराया। अकबर वैसे तो सहिष्णु शासक रहा है, लेकिन अकबर के जो इतिहास है, अकबर का जो भी शासनकाल है, उसमें यह काला अध्याय माना जाता है, जब उसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था और 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया था। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने एलची नामक एक सिक्का चलाया था। एलची का अर्थ होता संदेशवाहक, अर्थात एलची नामक एक सिक्का चलाया था जिसका अर्थ होता था संदेश वाहक। अकबर ने जयमल और पत्ता की बहादुर से प्रभावित होकर जयमल और पत्ता की मूर्तियों को आगरा के किले में लगवाया था। आगरा के किले में लगी जयमल और पत्ता की मूर्तियों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने आगरा के किले में लगी जयमल और पत्ता की मूर्तियों का वर्णन अपनी किताब में किया था कि जब मैं आगरा के किले गया था तो गेट पर जयमल और पत्ता की मूर्तियाँ लगी हुई थी। ये वर्णन किसने किया? फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपनी किताब में। अब बर्नियर की किताब कौन सी थी? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, अर्थात मुगल एम्पायर में जब वो घूम रहा था तो किताब का नाम था ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। तो जब वो आगरा के किले में गया तो गेट पर उसने जयमल और पत्ता की मूर्तियों को देखा, लेकिन इन मूर्तियों को किसने तुड़वा दिया? औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। लेकिन बीकानेर के जूनागढ़ किले में जयमल और पत्ता की मूर्ति को दोबारा से लगाया गया। तो आज भी आप जाके जब भी जूनागढ़ किले में जाएंगे बीकानेर के, तो वहाँ गेट पर आपको जयमल और पत्ता की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। 28 फरवरी 1575 को गोगुंदा नामक स्थान पर होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। गोगुंदा राजस्थान के उदयपुर जिले में एक जगह का नाम है, वहाँ पे जाके उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उदय सिंह की छतरी की बात करें तो उदय सिंह की छतरी राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा नामक स्थान पे है। तो इस तरह से हमने उदय सिंह के बारे में भी देख लिया। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो कुछ फैक्ट्स में बात करें तो एक संग्राम नाम की बंदूक थी, अर्थात अकबर की एक बंदूक थी संग्राम। उसको चलाने पर वह अकबर ने बंदूक चलाई थी, जिससे जो हमारे पत्ता सिसोदिया थे उनकी पाँव में चोट लग गई थी। एक डाक टिकट की बात करें तो भारत सरकार ने राव जयमल राठौड़ पर एक डाक टिकट जारी किया था और यह 17 सितंबर 2021 को डाक टिकट जारी किया था जयमल राठौड़ पर। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के द्वारा राव जयमल राठौड़ की 515वीं जयंती के अवसर पर राव जयमल राठौड़ के सम्मान में राव जयमल राठौड़ पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब बात करते हैं प्रतापी शासक महाराणा प्रताप की। सभी परीक्षार्थियों का सबसे प्रिय, जैसा कि चित्र भी आप देख सकते हैं, प्रताप इनके चेहरे से झलकता है, नाम भी प्रताप है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था।
बचपन का नाम कीका था। कभी कभी कई परीक्षा में पूछा जाता है महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, तो उसके बचपन का नाम था कीका। तो महाराणा प्रताप की रानी का नाम था अजबदे पंवार। महाराणा प्रताप ने कुल 25 वर्षों तक शासन किया था। कितना शासन किया था? कुल 25 वर्षों तक शासन किया था महाराणा प्रताप ने। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाया, जबकि अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया था। तो हम स्क्रीन पर आपको एक बार महाराणा प्रताप को जूम करके बताते हैं। इनके प्रताप और शौर्य की गाथा पूरा देश गाता है इस समय, क्योंकि इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और ये ऐसे समय में अपने स्वतंत्रता को बचाने में सफल हुए थे। अर्थात दूसरे की स्वतंत्रता के पराधीन होने के बजाय खुद को स्वतंत्र रहना स्वीकार किया। चाहे ये जंगल में रहें, चाहे इन्होंने घास की रोटियां खाई, चाहे बहुत सारी तकलीफ़ें सही, लेकिन उन्होंने किसी की भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। इसके लिए आज भी इनको नमन किया जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में तो आगे बात करते हैं। महाराणा प्रताप का राज तिलक। तो महाराणा प्रताप क्या थे? सलूम्बर ठिकाने के कृष्णदास चुंडावत ने गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था। अर्थात महाराणा प्रताप का राज तिलक किसने किया? गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया कृष्णदास चुंडावत के द्वारा। और कृष्णदास चुंडावत कौन थे? सलूम्बर ठिकाने के सामंत। सलूम्बर ठिकाना मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का राज तिलक समारोह किया गया। महाराणा प्रताप के राज तिलक समारोह में मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी भाग लिया था। और आपको याद हो तो मारवाड़ के चंद्रसेन को दूसरा प्रताप भी कहा जाता है, यह प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं जगमाल। महाराणा प्रताप की राज तिलक के बाद में जगमाल अकबर के पास चला जाता है, क्योंकि उदय सिंह के द्वारा तो जगमाल को ही राजा बनाया जाता है, लेकिन जगमाल को हटा के महाराणा प्रताप अर्थात बड़ा बेटा राजा बन जाता है। तो जगमाल किसके पास चला जाता है? अकबर के पास चला जाता है। अकबर ने जगमाल को झालावाड़ का एक परगना था जहाजपुर, वह दे देता है कि भाई तू वहाँ जाके अपने राज्य को स्थापित कर जगमाल को। कुछ समय बाद अकबर ने जगमाल को सिरोही का आधा भाग दे दिया था कि भाई महाराणा प्रताप पूरा मेवाड़ रख रहा है तो सिरोही का आधा भाग रख लिया, और जगमाल वहाँ पे अपना शासन स्थापित करता है। जगमाल की बात करें तो जगमाल दत्तानी के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। महाराणा प्रताप की बात करें तो अकबर महाराणा प्रताप से कहता है कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, तो महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। जब महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है तो अकबर कुछ विद्वानों को संधि करने के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजता है। कभी कभी परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप से संधि करने और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। वो कौन कौन से थे? जमाल खां कोरची, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। इनको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है। वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, ये सिंपल से पहले अक्षर है जय माँ भ टो, इस तरह से भी याद किया जा सकता है। अर्थात जैसे जलाल खां कोरची, माँ से मान सिंह, भ से भगवान दास और टो से टोडरमल। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में इनका क्रम भी पूछा जाता है, पहले कौन आया था और अंत में कौन आया था। तो पहले हमारे जलाल खां कोरची आए थे, फिर लास्ट में कौन आए थे? टोडरमल। सबसे पहले बात करते हैं जलाल खां कोरची के बारे में। तो जलाल खां कोरची के बारे में बात करें तो अकबर ने 1572 में महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए जलाल खां कोरची को भेजा था। जलाल खां कोरची के समझाने पर महाराणा प्रताप ने अकबर से संधि करने से मना कर दिया था कि भैया अपने से नहीं हो पाएगा, अपन दूसरे की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे घास की रोटी खाना हमें मंजूर है। फिर आते हैं मान सिंह, ये जयपुर वाले मान सिंह है। मान सिंह पहले से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, अर्थात जयपुर के कछवा वंश के द्वारा जयपुर के मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। तो मान सिंह आमेर का राजकुमार था। आमेर के उस समय के राजा भगवान दास थे और उनका बेटा था। अकबर ने 1573 में महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए किसको भेजा? मान सिंह को भेजा। संधि करने के लिए मान सिंह से महाराणा प्रताप की तरफ से महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह मिलने आता है। अर्थात महाराणा प्रताप कहता है राजा से राजा मिलेंगे, युवराज से युवराज मिलेंगे। अर्थात मान सिंह भी एक युवराज था,
तो युवराज से मिलने के लिए राजा कभी नहीं आएगा, तो महाराणा प्रताप भी अपने बेटे अमर सिंह को मिलने के लिए भेज देते हैं मान सिंह से। तो महाराणा प्रताप की तरफ से युवराज अमर सिंह थे। मान सिंह के समझाने पर महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अकबर से संधि करने से मना कर दिया, अर्थात महाराणा प्रताप ने अकबर से संधि करने से मना कर दिया था। अमर सिंह भी एक प्रतापी राजा थे। भगवान दास के बारे में बात करें तो भगवान दास जी आमेर के राजा थे। अकबर ने 1573 में महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भगवान दास को भेजा। भगवान दास के समझाने पर महाराणा प्रताप ने अकबर से संधि करने से मना कर दिया, अर्थात भगवान दास के समझाने के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर से संधि करने से मना कर दिया। लास्ट में आते हैं आखिरी में हमारे टोडरमल जी। टोडरमल जी का नाम आपने सुना होगा, 9 रत्नों में से एक है। टोडरमल जी हमारे क्या थे, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक टोडरमल जी भी थे। अकबर ने 1573 में महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए टोडरमल जी को भेजा। टोडरमल के समझाने पर महाराणा प्रताप ने अकबर से संधि करने से मना कर दिया। इस तरह चारों जमा बटो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। पहले जलाल खाकोर जी थे और अंतिम टोडरमल जी थे, लेकिन चारों के आने के बावजूद अकबर से संधि करने से प्रताप मना कर देते हैं। तो फिर हल्दी घाटी का युद्ध होना ही था। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अब बात करते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक के अनुसार देखें तो हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान के राजसमंद जिले के हल्दी घाटी नामक स्थान पर लड़ा गया था। राजस्थान के राजसमंद जिले में गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ी के बीच में हल्दी घाटी का एक मैदान है। उसे हल्दी घाटी का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी हल्दी के समान पीली है, इस वजह से वहाँ हल्दी घाटी का मैदान है। और ये मैदान कहाँ, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ी के बीच में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। मेहतर खां नामक मुगल सैनिक ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी, अर्थात जब मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था तो महाराणा प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी और धीरे धीरे मानसिंह की सेना हतोत्साहित हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक सैनिक थे, मुगल सैनिक मेहतर खां, उन्होंने एक झूठी सूचना फैला दी। झूठी सूचना ये थी कि अकबर बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। तो इससे उनकी जो मुगल सेना थी उनमें आशा का संचार हुआ और वो जोश से लड़ने लगे, और जो मेवाड़ की सेना थी वह हतोत्साहित हो गई। और हतोत्साहित होने के कारण अकबर की सेना जो थी वह उन पर टूट पड़ी। इस दौरान चेतक घायल हो जाते हैं। चेतक हमारे महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो चेतक के घायल होने के कारण महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। और ये हमने रिवाज देखा था कि जो खानवा का युद्ध था, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर भी वो युद्ध से बाहर चले जाते हैं। और महाराणा प्रताप की युद्ध से बाहर जाने के बाद जो झाला बीदा है वो युद्ध का नेतृत्व करते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अकबर का सेनापति मानसिंह महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में फिर भी असफल रहता है। मानसिंह और आसफ खां महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में असफल रहे। इस वजह से अकबर ने मानसिंह और आसफ खां को दरबार में आना बंद करवा दिया, क्योंकि लास्ट में जब अकबर युद्ध का परिणाम पूछता है, मानसिंह खुश होता हुआ जाता है, कहता है कि हमने हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया है। हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया तो वह खुश होते हुए अकबर के पास जाता है। अकबर पहला ही प्रश्न पूछता है, कहाँ है महाराणा प्रताप? क्या तुमने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कर ली? क्या तुमने महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया? तो इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब मानसिंह नहीं दे पाता है और मानसिंह से नाराज़ हो जाते हैं अकबर उनके फूफा जी थे मानसिंह के, तो फूफा जी नाराज़ हो जाते हैं और उनको मानसिंह और आसफ खां थे, आसफ खां दोनों को दरबार में आना बंद करवा देते, कह देते हैं कल से मत आना, जबकि मानसिंह उनके सेनापति थे। तो जस्ट जो के पार्ट आगे बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। ये भी जो के पार्ट है कि यहाँ हल्दी घाटी की जगह हल्दी घाटी लिखा गया, जबकि ये हल्दी घाटी था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति कौन कौन थे? अकबर की तरफ से मानसिंह सेनापति थे। पहली बार मानसिंह को किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था, अर्थात पहली बार स्वतंत्र सेनापति के रूप में मानसिंह को किसी युद्ध में शामिल किया गया था।
आगे बात करते हैं आसफ का, तो अकबर की तरफ से 2 सेनापति थे, इस वजह से इनको दरबार में आना बंद करवाना जरूरी था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? राम शाह तोमर जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से थे, हासिम का सूर अफगानी सेना लेके आए थे, कृष्णदास चंडावत सलूम्बर से थे, और राणा पुंजा जो भील सेना लेके आए थे। इस तरह से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन कौन से थे? राम शाह तोमर, हाकिम खां सूर, कृष्णदास चंडावत और राणा पुंजा। हल्दी घाटी के युद्ध में कुछ शिविर लगाए गए। हमें ये पता है कि जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो एक रात पहले उस जिस जगह युद्ध लड़ा जाना है उस जगह से कुछ दूरी पर एक शिविर लगाए जाते थे। उन शिविर के बारे में बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना ने अपना सैन्य शिविर राजसमंद जिले की मोलेला नामक स्थान पर लगाया था, और हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ सेना ने अपना सैन्य शिविर राजसमंद जिले की लौसिंग नामक स्थान पर लगाया था। अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ सेना ने अपना जो सैन्य शिविर है राजसमंद जिले की लौसिंग नामक स्थान पर लगाया था। तो बंदायूनी की बात करें, बंदायूनी एक इतिहासकार था। बंदायूनी क्या था? एक इतिहासकार था, जिसके बारे में बात की जाए तो बंदायूनी एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में भी भाग लिया था। पहले के राजा, मुगल राजा, कई राजा ऐसा करते थे कि जो इतिहासकार थे उनको अपने साथ युद्ध में लेके जाया करते थे, ताकि वह राजस्व रूपक नहीं, राजस्व और कुछ ऐसे इतिहास के विधाएं होती है जिनको युद्ध पे आधारित माना जाता था, और वो युद्ध का पूरा वर्णन अपने जो लेख है उसके अंदर कर सके। तो बंदायूनी इतिहासकार था जो हल्दी घाटी का युद्ध में शामिल होता है, और उनकी जो पुस्तक है उससे हमें हल्दी घाटी के युद्ध की पूर्ण जानकारी मिलती है। बंदायूनी हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से गया था। इतिहासकार बंदायूनी के अनुसार हल्दी घाटी में मुगल सेना के पास तो 5000 सैनिक थे, जबकि मेवाड़ सेना के पास केवल 3000 ही सैनिक थे। संख्या में भी मेवाड़ी सेना कम थी। इतिहासकार बंदायूनी की पुस्तक थी मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख के अनुसार मेवाड़ी सेना मुगल सेना के मुकाबले कम थी। बंदायूनी की पुस्तक मुंतखब उल तवारीख, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का पूरा वर्णन किया गया है कि युद्ध में क्या क्या हुआ। फिर श्यामल दास जी की बात करें, श्यामल दास जी खुद भी एक इतिहासकार थे। इतिहासकार श्यामल दास जी के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के पास 80,000 सैनिक थे, लेकिन मेवाड़ी सेना के पास केवल 20,000 सैनिक थे। तो इस अतिशयोक्ति के बारे में भी नहीं कह सकते कि, लेकिन इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुगल सेना मेवाड़ी सेना के मुकाबले काफ़ी बड़ी थी। अब हाथियों की बात करते हैं। उस समय के हाथी कुछ महत्वपूर्ण हुआ करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के प्रमुख हाथी की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के पास 2 प्रमुख हाथी थे, एक तो मर्दाना और दूसरा गजमुक्ता। मर्दाना और गजमुक्ता 2 हाथी थे हमारे अकबर के पास। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के प्रमुख हाथी कौन कौन से थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से 2 हाथी थे, एक तो लूणा और एक राम प्रसाद। 2 हाथी थे हमारे महाराणा प्रताप के पास, अर्थात युद्ध भी, हाथी भी काफ़ी शानदार थे, लूणा और राम प्रसाद। सबसे पहले बात करते हैं राम प्रसाद के बारे में। राम प्रसाद नामक हाथी हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल मेवाड़ की सेना में की तरफ से लड़ता है। राम प्रसाद नामक हाथी को अकबर की सेना अपने साथ ले जाती है, क्योंकि इस इतनी वीरता के साथ लड़ते हुए अकबर की सेना ने कभी किसी हाथी को नहीं देखा था। तो राम प्रसाद नामक हाथी था ना, उसको अकबर की सेना पकड़ के अपने साथ ले जाती है, और अकबर की सेना राम प्रसाद का नाम बदल देती है, उसका नाम बदल के पीर प्रसाद कर देती है। इस तरह राम प्रसाद का नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया जाता है। अब कुछ इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य अन्य नामों से बुलाते हैं। तो हमें कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य इतिहासकार किस किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा किसने? इतिहासकार बंदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, क्योंकि हल्दी घाटी नामक स्थान गोगुंदा के पास है। गोगुंदा के पास होने के कारण हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद आता खमनोर का युद्ध। इतिहासकार अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। क्यों? क्योंकि हल्दी घाटी नामक स्थान खमनोर के पास स्थित है। फिर बादशाहबाग का युद्ध।
इतिहासकार आदर्शीलाल श्रीवास्तव ने हल्दीघाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध भी कहा है, क्योंकि हल्दीघाटी नामक स्थान बादशाह बाग नामक स्थान के पास स्थित है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध की तुलना यूरोप के थर्मोपल्ली युद्ध से की है। तो इस तरह हल्दीघाटी का जो युद्ध है उसकी अन्य कई संज्ञाएं दी गई है, गोगुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध और मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो इस तरह 4 इनके दूसरे नाम भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं हल्दीघाटी का युद्ध तो हो गया, अकबर प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने में सफल नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ प्रभाव तो होंगे या कुछ परिणाम तो आएंगे। तो परिणामों के बारे में RS मेंस परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो आपको कुछ परिणाम बताए जाते हैं कि क्या क्या परिणाम इससे निकले। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर की साम्राज्यवादी शक्ति और महाराणा प्रताप की प्रादेशिक स्वतंत्रता के बीच में एक संघर्ष था। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों की अजेयता की छवि को तोड़ दिया, अर्थात मुगल उस समय चकनाचूर थे अब इस अभिमान में कि मुगल चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जिसको अपनी अधीनता स्वीकार करा सकते हैं, लेकिन जो उनकी ये छवि थी अजेयता की कि मुगलों को कोई भी नहीं हरा सकता और मुगलों को कोई भी नहीं रोक सकता, इस छवि को महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध में तोड़ दिया। हल्दीघाटी के युद्ध की खास बात होती है कि हल्दीघाटी के युद्ध में कम संसाधनों के बावजूद महाराणा प्रताप ने इस हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर का सामना किया, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा और नैतिकता का संचार हुआ कि हम कम संसाधनों से भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध मेवाड़ की जनता और जनजातियों में राष्ट्रवादी भावना का संचार करने में सफल रहा। हल्दीघाटी का युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह कार्य करता है। अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण के बाद अकबर जब उदयपुर पर अधिकार कर लेता तथा अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। अकबर ने क्या किया, उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। आगे बात करते हैं, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार करके कछवा वंश और सैयद फखरुद्दीन इनको उदयपुर भेजा, उदयपुर सौंप दिया। तो अब आगे बात करते हैं, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया है। अब अधिकार करने के बाद अकबर तो क्या करेगा उदयपुर में रह के, उसे तो दिल्ली जाना पड़ेगा। तो जब वो दिल्ली चला गया तो उदयपुर किसको सौंप के गया, जगन्नाथ कछवाहा को और सैयद फखरुद्दीन, इसको उदयपुर सौंप के चला जाता है। अब मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे। जो मुगल सेनापति थे उस समय के शाहबाज खां, तो उन्होंने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए 1576 में, 1578 में, 1579 में। 1577 में, 1578 में, 1579 में 3 आक्रमण किए। किसने? शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पे। इसी दौरान सबसे प्रसिद्ध घटना जिसको शेरपुर की घटना कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। शेरपुर की घटना क्या है? 1580 की। पहले क्या होता था कि जो मुगल थे वह कई टुकड़ियों पर आक्रमण करते थे, सेना को हरा देते थे और जो उनकी महिलाएं थी उनको बंदी बनाकर अपने शिविर में ले जाते थे और उन्हें गुलाम बना लिया करते थे। तो इसी के एवज में महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, उन्होंने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम, यदि आपको याद हो अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनकी बेगमों को गिरफ्तार कर लिया कैंप में से। लेकिन जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो उन्होंने अमर सिंह को कहा कि हम इस रीति से युद्ध नहीं लड़ते हैं, साथ ही साथ हमारी ये संस्कार नहीं है। तो महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम की बेगमों को ससम्मान उनके शिविर में वापस भिजवाया। ये घटना शेरपुर की घटना जो 1580 में हुई थी। इससे महाराणा प्रताप की नैतिकता का पता चलता है। इसके बाद होता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध के बारे में हम बात करें, 1582 में लड़ा गया था। दिवेर राजस्थान के राजसमंद जिले में एक जगह का नाम है। दिवेर का युद्ध 1582 में दिवेर नामक स्थान पर लड़ा गया। दिवेर के युद्ध में दशहरे के दिन महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया था। दिवेर के युद्ध में क्या हुआ? महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को हराया। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया था। महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह प्रथम ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया था। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ईडर रियासतों ने दिवेर के युद्ध में मेवाड़ का साथ दिया था।
जो दिवेर का युद्ध था, तो दिवेर के युद्ध में मेवाड़ का साथ दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध की तुलना यूरोप के मैराथन युद्ध से की है। तो हमें ये याद रखना है किस युद्ध को क्या क्या कहा है। इसके लिए आपको इस वीडियो को एक दो बार वापस देखना होगा ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। फिर जगन्नाथ कछवाहों की बात करें तो 1585 में अकबर की तरफ से जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा को सफलता फिर भी नहीं मिली। कितने भी आक्रमण करें सफलता नहीं मिलेगी। जगन्नाथ कछवाहा के द्वारा मेवाड़ पर किया गया आक्रमण अकबर का महाराणा प्रताप पर किया गया आखिरी आक्रमण था। एक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को अधीन बनाने के लिए मेवाड़ पर किया गया अंतिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? इसका जवाब था जगन्नाथ कछवाहा। फिर मालपुरा टोंक की बात करें, महाराणा प्रताप ने आमेर रियासत पर आक्रमण किया और मालपुरा पर अधिकार कर लिया। जो टोंक में एक जगह है, टोंक में जगह है मालपुरा, उस पर अधिकार कर लिया था। फिर चावंड की बात करते हैं जो उदयपुर में, चावंड उदयपुर की बात करते हैं। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड राजस्थान में उदयपुर में एक जगह का नाम है। 19 जनवरी 1597 में चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। एक बात और बता दें आपको, 1597 में चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी और एक पहाड़ी है जिसे की ऊंचाई 1597 में है, तो उसका नाम क्या होगा? शेर। इसीलिए महाराणा प्रताप को शेर कहते थे, तो उस पहाड़ी का नाम भी शेर पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की छतरी की। तो महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में स्थित है। बारडोली राजस्थान के उदयपुर में चावंड के पास एक जगह है, तो वहाँ पे महाराणा प्रताप की छतरी है। चेतक की छतरी की बात करें हम, तो चेतक की छतरी, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक की छतरी बलीचा में स्थित है। बलीचा राजसमंद में हल्दी घाटी के पास में एक जगह है, जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़ के महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर दोबारा अधिकार कर लिया था। केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर नहीं कर पाया। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये चेतक की छतरी है, अर्थात चेतक को यहीं पे दफनाया गया था। इसके आगे हम बात करें महाराणा प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। महाराणा प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप ने मालपुरा टोंक में नीलकंठ महादेव मंदिर और झालरा तालाब इनका निर्माण करवाया था। अर्थात नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पे? मालपुरा टोंक में, और झालरा तालाब का निर्माण करवाया था, ये भी टोंक में है। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। महाराणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता मंदिर, महल और बावड़ी का निर्माण करवाया था। अर्थात कहाँ पे? चावंड में किसका निर्माण करवाया? चामुंडा माता मंदिर और महल और बावड़ी का निर्माण करवाया। महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड में मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत हुई थी। और महाराणा प्रताप के शासनकाल में मेवाड़ का प्रमुख चित्रकार कौन था? नासिरुद्दीन, जो हमारे कला संस्कृति के अंदर पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अब महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वानों के बारे में बात करें तो इनका दरबारी विद्वानों में पहला है चक्रपाणि मिश्र, मेहरत्न सूरी, साधुनाथ त्रिवेदी, माला साधु और रामा साधु। इनके बारे में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको इसके समझ के साथ साथ इन फैक्ट्स की जानकारी बार बार मिल सके। आप स्क्रीन को रोक के इनको याद भी कर सकते हैं। चक्रपाणि मिश्र की बात करें, चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था। इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्ववल्लभ। विश्ववल्लभ कई परीक्षा में पूछी गई पुस्तक है, अर्थात विश्ववल्लभ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जवाब होगा चक्रपाणि मिश्र। तो चक्रपाणि मिश्र की अन्य दो किताबें कौन कौन सी? राज्याभिषेक और मुहूर्तमाला। तो एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली किताब कौन सी थी? राज्याभिषेक। तो चक्रपाणि मिश्र की पुस्तक राज्याभिषेक में विधिवत रूप से राज्याभिषेक करने की जानकारी दी गई है, अर्थात किसी भी राजा का राज्याभिषेक किन विधियों के तहत किया जाता है, यदि विधिवत रूप से की जाए। अगली पुस्तक आती है मुहूर्तमाला। चक्रपाणि मिश्र की पुस्तक मुहूर्तमाला में मुहूर्त से संबंधित जानकारी दी गई है। अगली पुस्तक आती है विश्ववल्लभ। चक्रपाणि मिश्र की पुस्तक विश्ववल्लभ में उद्यान या गार्डन विज्ञान की जानकारी मिलती है।
अगले दरबारी विद्वान हैं हमारे हेमरत्न सूरी। हेमरत्न सूरी के बारे में बात करें तो हेमरत्न सूरी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। हेमरत्न सूरी के द्वारा गोरा बादल पद्मिनी चौपाई नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। हेमरत्न सूरी के द्वारा गोरा बादल पद्मिनी चौपाई नामक पुस्तक लिखी गई थी। यह हेमरत्न सूरी की पुस्तक गोरा बादल पद्मिनी चौपाई में चित्तौड़ के पहले शासक की जानकारी मिलती है। उस समय के शासक रावल रतन सिंह थे और उनकी रानी पद्मिनी थी। अगले विद्वान के बारे में बात करें या फिर दरबारी विद्वान के बारे में बात करें तो सादुलनाथ त्रिवेदी। सादुलनाथ त्रिवेदी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। महाराणा प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी थी। महाराणा प्रताप के द्वारा साधुनाथ त्रिवेदी को मंडेर जागीर देने की जानकारी हमें कैसे पता चलती है? उदयपुर अभिलेख की से पता चलती है, जो 1588 में लिखा गया था या उत्कीर्ण किया गया था। मंडेर नामक जागीर राजस्थान के राजसमंद जिले में हल्दी घाटी के पास में एक जागीर। आगे हम बात करते हैं माला साधु, फिर उसके बाद बात करेंगे हम रामा साधु के बारे में। माला साधु के बारे में बात करें तो महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था माला साधु। माला साधु एक चारण कवि था। माला साधु क्या था? एक चारण कवि था। और उसके आगे हम बात करें रामा साधु की, तो रामा साधु महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था। माला साधु एक चारण कवि था, अर्थात रामा साधु और माला साधु दोनों चारण कवि थे। इसके बाद भामाशाह और ताराचंद की बात करते हैं। भामाशाह और ताराचंद ने गुजरात के पास चूलिया नामक गांव में महाराणा प्रताप से मुलाकात की थी तथा महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी। इसीलिए कोई भी योजना जिसमें आर्थिक सहायता दी जाती है उसमें भामाशाह का नाम सबसे सर्वोत्कृष्ट रूप से लिया जाता है। भामाशाह तथा ताराचंद के द्वारा महाराणा प्रताप को दी गई सहायता से महाराणा प्रताप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक खाना और भोजन और सैनिक सहायता सब दे सकते थे। इतनी बड़ी सहायता थी ये, इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। भामाशाह को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बनाया। आवरगढ़ की बात करें उदयपुर में, तो महाराणा प्रताप ने चावल को राजधानी बनाने से पहले आवरगढ़ को अपनी अस्थायी रूप से राजधानी बनाया था। एक शब्द आता है मायरा की गुफा। मायरा की गुफा क्या है? मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था, अर्थात मायरा की गुफा राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो हम इस पार्ट में इतना ही देखेंगे। इसके आगे की जानकारी हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 था मेवाड़ के इतिहास के बारे में। अगले पार्ट में हो सकता है मेवाड़ के इतिहास की पूरी जानकारी ख़त्म कर दी जाए। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो को यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें, क्योंकि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी बच्चों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, ताकि परीक्षा के समय उनका कम से कम समय खराब हो और अधिक से अधिक तेज़ी से रिवीजन किया जा सके। धन्यवाद।